नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं तो पी ब्लॉक से अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। पहले तो अपन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और लेटर ऑन इसी चैप्टर में पर्टिकुलर, जैसे पी ब्लॉक है तो बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, इनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन स्टडी करने जा रहे हैं पहला टॉपिक, दैट इज ऑक्सी एसिड। सबसे पहले अपन ऑक्सी एसिड डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड किसे कहते हैं? तो इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड which have at least one MOH bond, at least one MOH bond. M is non-metal. are known as oxy acids. ठीक है, और हाइड्रोक्साइड्स of non-metal are known as ऑक्सी एसिड्स। नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सी एसिड। मेटल के हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज इधर मेरे पास कोई एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड में अपन वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड को अपन और क्या बोल सकते हैं? ऑक्सी एसिड्स बोल सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड में वाटर ऐड करोगे तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड बनेगा, और अगर ऑक्सी एसिड से वाटर रिलीज कर दोगे तो एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद में जैसे अपन यहाँ कुछ इसके एक दो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, जैसे CO2 है। CO2 में अगर अपन वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ H2CO3 बनेगा, और अगर H2CO3 से वाटर रिलीज कर देंगे तो अगेन CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये एसिडिक है। इसमें वाटर ऐड करोगे तो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो अब इसमें इन जनरल अगर कोई ऑक्सी एसिड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सी एसिड
विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसे बोला जाता है एक एसिड। इसे क्या बोला जाता है? एक एसिड। और अगर एक एसिड से अगर आप जितने भी रिमूव एसिडिक एच, एक एसिड से अगर आप एसिडिक एच रिमूव करवा दोगे तो यहाँ जो आयन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ जिस आयन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सी एसिड से अगर H प्लस निकाल दें अपन तो यहाँ आयन का फॉर्मेशन होगा और इस आयन को बोला जाएगा 8। एक से बनता है 8 आयन। अगर एक से और एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो बनता है अस एसिड। एक से अगर एक ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो बनता है अस एसिड। अगेन अस से अगर H प्लस रिलीज करवा दोगे तो बनेगा आइट आयन। अस से बनेगा आइट। अगर S से एक और ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो यहाँ फॉर्म होता है हाइपोअस का, हाइपोअस एसिड। और अगर हाइपोअस एसिड से भी आप H प्लस रिलीज करवा दो तो इधर इधर फॉर्म होगा हाइपोआइट आयन, हाइपोआइट आयन। तो सिंपल है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को बोला जाता है एक एसिड। वहाँ से एक ऑक्सीजन रिलीज करवा दोगे तो बनेगा अस एसिड, और वहाँ से अगर एक और ऑक्सीजन हटा दोगे तो बनता है हाइपोअस एसिड। एक से H प्लस रिमूव करने के बाद जो आयन बनता है उसे 8 बोलते हैं। अस से जो आयन बनता है उसे आइट बोलते हैं, और हाइपोअस से जो आयन बनता है उसे हाइपोआइट बोलते हैं। सिंपल है। चलें, इसके बाद में अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो इसे बोला जाता है पर एक एसिड। इसे क्या बोला जाता है? पर एक एसिड, पर एक एसिड। और पर एक एसिड से अगर आप H प्लस रिलीज करवा दोगे तो इसे बोलते हैं पर 8। इसे बोला जाएगा पर 8 आयन। समझ आ गई बात? जो पर एक एसिड होता है, पर एक एसिड, इसमें पर एक एसिड में हैविंग पैरोक्सी लिंकेज, पैरोक्सी लिंकेज, पर एक एसिड में पैरोक्सी लिंकेज होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका अपन कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तो इन जनरल बात तो सही है, इन जनरल तो ये बात सही है, बट इन केस ऑफ हेलोजन, बट इन केस ऑफ हेलोजन हाईएस्ट ऑक्सी एसिड विद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे ही बोला जाता है पर एक एसिड। हाईएस्ट वाले को ही पर एक एसिड बोला जाता है। वहाँ हाईएस्ट वाले को अपन एक एसिड बोलते हैं बाकी सब में, और हाईएस्ट वाले को बाकी सब में एक एसिड बोला जाता है, और यहाँ हेलोजन में हाईएस्ट वाले को पर एक बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? नॉट
चलो इसे अपन अलग से नोट कर लेंगे। ये ट्रू पर एक एसिड नहीं होता, क्योंकि जो पर एक एसिड होते हैं उनमें परऑक्सी लिंकेज होता है, और इस पर एक एसिड में परऑक्सी लिंकेज नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद में ये पर एक एसिड हो गया। पर एक एसिड से अगर अपन H प्लस हटाते हैं तो यहाँ जो आयन बनता है वो बनता है पर 8, पर 8 आयन। एक से अगर एक ऑक्सीजन हटा दें तो बनता है एक एसिड, एक से एक और ऑक्सीजन हटा दो तो बनता है अस एसिड, और अस से एक और ऑक्सीजन हटा दो तो बनता है हाइपोअस एसिड, हाइपोअस एसिड। एक से H प्लस हटाने के बाद जो आयन बनेंगे वो बनते हैं 8 आयन। अस से H प्लस हटाने के बाद जो आयन बनेंगे वो बनेंगे 8 आयन। हाइपोअस से H प्लस हटाने के बाद जो आयन बनेगा वो बनेगा हाइपोआइट आयन, हाइपोआइट आयन। सिंपल है, हाइपोआइट आयन, हाइपोआइट आयन। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने कुछ ऑक्सी एसिड्स के बारे में पढ़ा। अब जैसे इनके अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक पॉइंट यहां समझ लो, इन केस ऑफ हेलोजन पर एक एसिड is not true per acid, is not true per acid because there is no peroxy linkage, there is no peroxy linkage, यहाँ कोई peroxy linkage नहीं है। ठीक है, हाँ जी। चलो, यहाँ कोई peroxy linkage नहीं है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब अगर अपन हेलोजन की बात कर लें पहले, हेलोजन, तो हेलोजन में हाईएस्ट वाला जो होता है वो होता है HClO4। HClO को वो, या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +7। हेलोजन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 to +7, -1 to +7। अब हाईएस्ट वाला ये क्या है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हाईएस्ट वाले से एक O हटाओगे HClO3 बनेगा, इसे बोला जाता है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड, इससे एक और O हटाओगे तो इसे बोला जाता है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और अगर इससे भी ऑक्सीजन हटा दोगे तो इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, सिंपल। अब यहां से अगर अपन आयंस का फॉर्मेशन करने लगे, अगर इससे अपन H प्लस हटा दें तो यहां बनेगा ClO4-।
इसे बोलेंगे क्लोरेट आयन, सॉरी पर क्लोरेट आयन, पर एक्स से पर एट, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन। यहां से H प्लस हटने के बाद एक से बनेगा 8, तो ये बनेगा क्लोरेट आयन। यहां से H प्लस हटने के बाद 8 से बनता है 8, तो यहां बना ClO3 माइनस, यहां बनेगा ClO2 माइनस, दिस इज क्लोराइट, क्लोराइट आयन। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहां से भी H प्लस हटा देते हैं तो ClO माइनस बनता है, एंड दिस ClO माइनस इज हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, इस तरह से। तो ये हैलोजन एसिड्स के बारे में बातें हुई। ऐसे ही अपन ब्रोमीन के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ऐसे ही आयोडीन के रिगार्डिंग बातें कर सकते हैं। तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया हैलोजन वाला। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल, जैसे यहां सल्फर के ऑक्सी एसिड्स देखते हैं। सल्फर, तो सल्फर में रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to +6। तो इधर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला H2SO4, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाईएस्ट वाला है +6 वाला, तो ये इक एसिड होगा। सल्फर में इक जोड़ दो तो सल्फर इक यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहां से H प्लस हटाते हो तो बनता है SO4-2, तो एक से जो आयन बनता है वो 8 बनता है, 8 बनता है 8, तो इसे बोलते हैं सल्फेट, सल्फेट आयन। इसके बाद अगर यहां से एक ऑक्सीजन कम करते हैं तो H2SO3, तो H2SO3 तो ये एक से बनेगा अस, तो इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर यहां से H प्लस हटा देते हैं तो यहां बनेगा SO3-2, दिस इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे बोलते हैं सल्फाइट आयन। क्या बोलते हैं इसे? सल्फाइट आयन, सल्फाइट आयन। तो सल्फर के मेनली दो ही एग्जिस्ट करते हैं, H2SO4, H2SO3, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है यहां पर? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5। फॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से अगर ऑक्सीजन हटाते हैं H3PO3, ये बनेगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, यहाँ से भी अगर ऑक्सीजन रिलीज कर दे तो बनेगा H3PO2। दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अगर यहाँ से अपन H+ रिलीज करते हैं तो ये बनेगा 3H+ रिलीज कर दो, 3H+ यहाँ से रिलीज कर दो तो यहाँ आ जाएगा PO4-3 या 3-, तो एक से बनेगा 8, इसे बोलेंगे फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन। ठीक है। अब इसके बाद में अगर यहाँ से H+ रिलीज करते हैं तो फॉस्फोरस एसिड से दो ही H+ रिलीज होंगे, तीनों H+ रिलीज नहीं होंगे। तीनों H+ रिलीज क्यों नहीं होंगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, इसका कॉन्सेप्ट जब अपन इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो तब समझ में आएगा। वैसे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ, एक नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं पहले अपन। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम कैन रिलीज्ड एज H+ आयन, और इसे H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम कैन रिलीज एज H+ आयन which attached with more en with element having electronegativity greater than equal to 3। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन जो उस एलिमेंट से अटैच हो जिसकी En 3 या 3 से ज़्यादा हो, उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होंगे केवल वही H+ के फॉर्म में रिलीज हो पाएंगे। ठीक है ना, वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज हो पाएंगे। तो अभी मैं इधर साइड में स्ट्रक्चर बना देता हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी P डबल बॉन्ड OH OH और OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। P डबल बॉन्ड OH OH और H, और इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, यह आ जाएगा OH H और H। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। यहाँ तीनों हाइड्रोजन मोर En से अटैच थे, इसलिए 3H+ रिलीज हो गए। यहाँ दो ही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज, दो ही हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, इसलिए दो ही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज होंगे। ओनली 2 हाइड्रोजन कैन रिलीज एज H+ आयन। यहाँ एक ही हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज होगा क्योंकि वही मोर En से अटैच है। तो यहाँ से बनेगा HPO3 और 2-। यहाँ एक ही H+ रिलीज हो सकता है, तो यहाँ बनेगा H2PO2, और एक जो H+ गया पीछे क्या देखा जाएगा? माइनस। ठीक है, ओके। तो यहाँ फॉस्फेट बना ऊपर, इधर हाइड्रोजन फॉस्फाइड बोलते हैं या फॉस्फाइड भी बोल सकते हैं।
हाइड्रोजन फॉस्फाइड आयन। और यहाँ हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोस से क्या बनता है, हाइपोआइट बनता है, तो इसे बोलेंगे डाई हाइड्रोजन हाइपो फॉस्फाइड आयन, या सिंपल हाइपोफॉस्फाइड भी बोल सकते हैं, हाइपोफॉस्फाइड भी बोल सकते हैं। तो ये इनकी नेमिंग हो गई, ये इनकी नेमिंग हो गई। हाँ जी। अब एक बात थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना, ये जो फॉस्फोरस है और ये जो हाइपोफॉस्फोरस है, इसमें फॉस्फोरस वाले को एक नाम और बोला जाता है फोनिक एसिड, और हाइपोफॉस्फोरस को बोला जाता है फोस्फिनिक एसिड, फोस्फिनिक एसिड। तो ये दो बातें भी आप स्पेशली ध्यान रखना, बहुत स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फिनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फिनिक एसिड। इस तरह से और भी एग्जाम्पल बताए जा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है नाइट्रोजन, इधर मेरे पास HNO3 हो गया। अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज तो वही होगी सेम, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5। यहाँ ये नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड से अगर H+ रिलीज करेंगे HNO2 बनेगा, दिस इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, ठीक है। इसमें अगर एक O ऐड कर दूंगा तो HNO4 बनेगा, और HNO4 क्या है, पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाँ जी, पर नाइट्रिक एसिड। HNO4 पर नाइट्रिक एसिड। अब यहां से अगर H+ रिलीज करवा दें तो NO4- बनेगा, इसे बोलेंगे पर नाइट्रेट। यहां से अगर H+ रिलीज करवा दें, इसे बोलेंगे नाइट्रेट। यहां से अगर H+ रिलीज करवा दें, इसे बोलेंगे नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। ओहो सॉरी सॉरी, नाइट्रेट नाइट्राइट, परफेक्ट है। चलो, इसके बाद में अगर यहाँ से एक H+ और रिलीज करवा दें तो ये बनेगा HNO, और ये जो HNO जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये खुद के डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2N2O2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से अपन ने नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स पढ़े। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नाइट्रेट किसे बोलेंगे अपन, NO3-। नाइट्राइट किसे बोलेंगे अपन, NO2-। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग हो गई।
नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग हो गई। चले, इसके बाद में यहाँ कुछ रूल्स और आते हैं, कुछ रूल्स और आते हैं, जैसे अभी तक अपन ने जो पढ़ा, ये जो नेमिंग के रूल्स पढ़े, ये जो नेमिंग के अपन ने रूल्स पढ़े, पहला तो अपन ने इन जनरल डिस्कस किया, उसी में अपन ने सेकंड हेलोजेंस के लिए डिस्कस किया। अब इसी में एक सेकंड रूल और आता है, अगर ऑक्सी एसिड के 1 मोल, आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना या इसे सुनेंगे, तो आप इसे थोड़ा सा 1.5 या 1.75 की स्पीड में देखना, ठीक है। तो क्योंकि अभी तो ऐसे आपको स्पीड बहुत स्लो नज़र आएगी, जो बिल्कुल ही बेसिक है, जिसका बेसिक्स बिल्कुल कमज़ोर है, वो तो इसे नॉर्मल स्पीड में देखे, लेकिन जिसको हल्का फुल्का भी आता है वो इसे 1.5x या 2x की स्पीड में देखेंगे। तो अगर ऑक्सी एसिड के 1 मोल से वाटर रिलीज़ करें तो बनने वाला प्रोडक्ट अगर एसिड है, इफ प्रोडक्ट इज एसिड, अगर प्रोडक्ट एसिड है मतलब उसके पास एसिडिक एच है, ठीक है, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, मेटा एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटा एसिड। तो इससे अपन मेटा एसिड बोलेंगे, ठीक है। और अब ठीक है, बनने वाले एसिड को क्या बोलेंगे, मेटा एसिड। और जिस एसिड से वो बन रहा है उस एसिड को क्या बोलेंगे, ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड। अगर ऑक्सी एसिड के 1 मोल से वाटर रिलीज करवाने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट अगर अभी भी एसिड है, तो बनने वाले प्रोडक्ट को बोलेंगे मेटा एसिड, और जिससे बन रहा है उस ऑक्सी एसिड को बोलेंगे ऑर्थो एसिड। ऑर्थो एसिड, ठीक है। अब इसके आगे जो ऑर्थो प्रीफिक्स है वो अपन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो फॉर सच ऑक्सी एसिड ऑर्थो प्रीफिक्स में यूज्ड, इनके आगे अपन ऑर्थो प्रीफिक्स यूज में ले सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है H3PO4, अगर यहाँ से आप वाटर रिलीज करवा दो तो HPO3 बनेगा। तो बनने वाला कंपाउंड एसिड है, दिस इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसे बोलते हैं अपन, हाईएस्ट वाले को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। और बनने वाले को बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटा, और जिससे बन रहा है उसे बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर 1 मोल से वाटर रिलीज करने के बाद बनने वाला कंपाउंड एसिड है तो बनने वाले को बोलते हैं मेटाइक एसिड, हाईएस्ट वाले से बन रहा है तो मेटाइक एसिड, और जिससे बनता है उसे बोलते हैं ऑर्थो एसिड। अगर इक से बनता है तो इक बनेगा, अस से बनता है तो अस बनेगा, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल है, अगर मेरे पास इधर H3BO3 है, इधर अपन अगर H2 रिलीज करवा दें तो इधर HBO2 बनेगा। तो बोरोन की हाईएस्ट होती है +3, तो ये इसका एक एसिड है, इसे बोलते हैं बोरिक एसिड। लेकिन इस बोरिक एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद बनने वाला कंपाउंड एसिड है, तो इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोबोरिक एसिड। और जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड एंड मेटाबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड मेटाबोरिक एसिड, ठीक है।
चलो, ये इसका सेकंड रूल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल की ओर। अगर ऑक्सी एसिड से अगर वाटर रिलीज करवा दे और अगर बनने वाला प्रोडक्ट ऑक्साइड है, एसिड नहीं है, ऑक्साइड है, इफ प्रोडक्ट इज ऑक्साइड। अब यहां रिएक्टेंट के 1 मोल का होना जरूरी नहीं है, यहां रिएक्टेंट के 1 मोल का होना जरूरी नहीं है, कितने भी मोल हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑक्सी एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्साइड है, ये प्रोडक्ट इज ऑक्साइड, देन इट इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2CO3 है, यहां से मैंने वाटर रिलीज करवा दिया तो क्या बना, CO2 बना। तो ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, लेकिन बनने वाला कंपाउंड एसिड तो है ही नहीं, बनने वाला कंपाउंड तो ऑक्साइड है। तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद अगर प्रोडक्ट एसिड बन रहा है उसे बोलेंगे मेटा एसिड, बस वो 1 मोल से बनना चाहिए। और अगर एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद, एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद अगर बनने वाला कंपाउंड ऑक्साइड है तो बनने वाले को बोलेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है, ऑफ दैट ऑक्सी एसिड। जैसे और समझ सकते हैं आप, दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड, H2SO3, यहाँ से H2 रिलीज कराओ, SO2 बनेगा, तो ये भी क्या है, एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, HNO2, अब यहाँ 1 मोल से तो वाटर निकलेगा नहीं, तो यहाँ 2 मोल लेने पड़ेंगे। इसके बाद ये बनेगा N2O3। ठीक है, जैसे यहाँ H2SO4, H2SO4 से अगर वाटर रिलीज करवा दें तो क्या बनेगा, SO3। क्या बनेगा, SO3 बनेगा, सिंपल। चलो, इसके बाद में तो इस तरह से अपन ने कुछ अदर रूल्स भी पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ रूल आता है। फोर्थ रूल, अगर ऑक्सी एसिड के 2 मोल से, 2 इंटू मतलब 2 मोल, अगर ऑक्सी एसिड के 2 मोल से वाटर रिलीज करवा दे और बनने वाला कंपाउंड अगर एसिड है, इफ प्रोडक्ट इज एसिड, तो इसे बोला जाता है पायरो एसिड। इसे क्या बोला जाता है, पायरो एसिड बोला जाता है, पायरो एसिड। अब अगर एक एसिड के 2 मोल से वाटर रिलीज करने के बाद जो अगर एसिड बना तो इसे बोलेंगे पायरो, इसे बोलेंगे पायरोइक एसिड। और अगर एस एसिड के 2 मोल से वाटर रिलीज करने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट अगर एसिड है
तो उसे बोलेंगे पायरोएस एसिड, पायरोएस एसिड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 है, H2SO4 का 2 मोल लिया, यहाँ से वाटर रिलीज करवाया, तो क्या बनेगा H2S2O7, तो इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल। जैसे अगला एग्जांपल है H2SO3, इसके 2 मोल से वाटर रिलीज करवाओ, H2S2O5, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और ये बनेगा पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, हाँ जी। अब इसी में एक रूल और है, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3। जैसे मेरे पास H3PO4 है, H3PO4 के 2 मोल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ क्या बनेगा H4P2O7, H4P2O7, तो इसे बोलेंगे पायरो फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से अपन 2 मोल से वाटर रिलीज करने के बाद एसिड बना सकते हैं। चलो इसी में एक अगला पॉइंट है, हाइपो, हाइपो सिंबल का भी यूज में लेते हैं, हाइपो। प्रीफिक्स हाइपो का भी यूज में लेते हैं। तो अगर मेरे पास अस एसिड है, अस एसिड के 1 मोल से अगर अपन ऑक्सीजन निकाल दें, अस एसिड के 1 मोल से अगर ऑक्सीजन निकाल दें, तो बनने वाला कंपाउंड बनता है हाइपोअस, हाइपोअस एसिड। लेकिन अगर मेरे पास इधर पायरोइक है, अगर इधर मेरे पास पायरोइक है, पायरोइक एसिड, यहाँ से भी अगर आप ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो यहाँ से भी बनता है हाइपोइक एसिड, हाइपोइक एसिड बनता है यहाँ से भी हाइपोइक एसिड। ठीक है, अगर इसके 1 मोल से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास में H3PO4 है, H3PO4 का 2 मोल लिया, यहाँ से वाटर रिलीज करवाया, H4P2O7 बना, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब 2 मोल से पानी निकालते तो पायरो बनता है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और अगर पायरोइक एसिड से ऑक्सीजन निकालते हो तो H4P2O6 बनेगा, इसे बोलते हैं पायरो, इसे बोलते हैं सॉरी हाइपो, इसे बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
इस तरह से अपन इनकी जनरल नेमिंग कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अभी अपन ने यहाँ एक वर्ड यूज में लिया था, दैट इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड यूज में लिया था। अब इसी एनहाइड्राइड को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एनहाइड्राइड। हाँ जी, अब एनहाइड्राइड बनता कैसे पहले तो वो देख लेते हैं। एसिड से वाटर रिलीज करने के बाद, ऑक्सी एसिड से अगर वाटर रिलीज करने के बाद, इफ प्रोडक्ट इज ऑक्साइड, अगर प्रोडक्ट ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। ओके, अब ये जो एनहाइड्राइड होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल एनहाइड्राइड, ठीक है, और एक होता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सिंपल एनहाइड्राइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड अगर मान लो इसमें आप वाटर ऐड कराओ, ठीक है, अगर यहां से केवल एक ही ऑक्सी एसिड मिले, इफ ओनली वन ऑक्सी एसिड इज फॉर्म, नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड करो केवल एक ही ऑक्सी एसिड मिले, तो इसे बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। लेकिन मिक्स्ड एनहाइड्राइड कौन सा होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड इसमें अगर वाटर ऐड करो तो 2 ऑक्सी एसिड आर फॉर्म्ड, 2 ऑक्सी एसिड आर फॉर्म्ड। ठीक है, दो तरह के ऑक्सी एसिड बनते हैं। यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल इज एबनॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, तो देखो यहां इवन ग्रुप एलिमेंट इवन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑड ग्रुप एलिमेंट ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो 14, 16, 18 ये इवन ग्रुप है, 13, 15, 17 ये ऑड ग्रुप है, ऑड नंबर के ग्रुप हैं। ठीक है, तो अगर ग्रुप नंबर इवन वैल्यू है
तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर इवन है तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ग्रुप नंबर अगर ऑड वैल्यू है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर ऑड है तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट एब नॉर्मल में क्या होता है, इवन ग्रुप एलिमेंट ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑड ग्रुप एलिमेंट, ऑड ग्रुप एलिमेंट, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके में आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं तब जाके समझ आएगा। तो पहला है इसमें सिंपल एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड जैसे CO2 है, H2O, यहाँ से क्या बनेगा H2CO3, SO2 है, यहाँ से क्या बनेगा H2SO3, SO, ठीक है, SO3 है, H2SO4। अब आप सल्फर का, कार्बन का, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना तो खुद से पता करें भाई। N2O3 है तो इधर बनेगा HNO3, N2O5 है, इधर बनेगा HNO3, इधर HNO2 बनेगा, इधर HNO3 बनेगा। कहने का मतलब जिस अगर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ ये +4 में, यहाँ ये +4 में, +4 में। कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है, उसका 14 एक इवन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, जो भी एक इवन नंबर है। तो इवन ग्रुप, इवन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा। ये +6 सल्फर 16 ग्रुप का है, 4 और 6 इवन वैल्यू है, 16 जो ग्रुप नंबर है वो भी इवन वैल्यू है। तो नॉर्मल एनहाइड्राइड है, नॉर्मल एनहाइड्राइड। यहाँ नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ नाइट्रोजन +5 में है। नाइट्रोजन खुद 15 ग्रुप का पार्ट होता है, 15 ग्रुप का मेंबर है, 15 एक ओड नंबर है, +3 +5 ये भी ओड नंबर है। तो जब इनकी रिएक्शन वाटर से कराकर ऑक्साइड बनाओगे, एसिड बनाओगे, तो वो भी सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट का आएगा और एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा आपको यहाँ पर, एक ही ऑक्सी एसिड बनेगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे Cl2O7 है, यहाँ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। हेलोजन 17 ग्रुप का पार्ट होता है, ऑड ग्रुप नंबर, ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ बन जाएगा HClO4। जैसे Mn2O7 है, मैग्नीज +7 में है, मैग्नीज, ठीक है, का ग्रुप नंबर क्या होता है, 7th ग्रुप का पार्ट होता है ये, डी ब्लॉक में 5th ग्रुप और वैसे ओवरऑल 7th ग्रुप। तो वो जो एक ऑड नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +7 जो कि एक ऑड नंबर है, तो यहाँ बनेगा HMnO4। 2 2 2 ये सब तो अपन लगा ही लेंगे यहाँ पर। हाँ जी, इस तरह जैसे CrO3 है तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ग्रुप नंबर भी 6 होता है, यहाँ बनेगा ऑक्सी एसिड +6। इसका मतलब ये सब अगर इवन ग्रुप वाले हैं तो इवन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑड ग्रुप वाले हैं तो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्हें बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? सिंपल एनहाइड्राइड। इसके बाद में अपन सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, हाँ जी। अब मिक्स्ड एनहाइड्राइड में जैसे N2O4 है, अब N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ठीक है।
अब +4 नाइट्रोजन तो 15 ग्रुप का पार्ट है जो कि एक ओड नंबर है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि एक इवन नंबर है। तो ऐसे मिक्स्ड एनहाइड्राइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इसे एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ दो एसिड बनते हैं, दो एसिड बनते हैं। एक +3 वाला बन रहा है, एक +5 वाला बन रहा है। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड से जब उसकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो दो एसिड बनते हैं, जिनमें एक ऑक्सी एसिड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक कम होगा और दूसरे ऑक्सी एसिड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ज़्यादा होगा। मतलब जब इसके रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ऑक्सी एसिड 1 प्लस ऑक्सी एसिड 2 सेकेंड। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस देन लेस बाई 1 और ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर बाई 1, है ना। इस तरह से जैसे लेट सपोज मेरे पास यहाँ ClO3 है, मेरे पास यहाँ ClO2 है। अब क्लोरीन यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, ये इवन वैल्यू है। और क्लोरीन 17 ग्रुप का पार्ट होता है, वो क्या होती है, वो एक ओड वैल्यू होती है। तो अब यहाँ दो एसिड बनेंगे, एक एसिड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक कम होगा, HClO2 और HClO3, HClO4, HClO3 और HClO4, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं इसको। हाँ जी। अब ये और ये अपन ने ऑक्सी एसिड अभी अपन ने ये एसिड सारे बनाए ही थे थोड़ी देर पहले। ये देखो, ये नाइट्रोजन के HNO2 HNO3, नाइट्रोजन के HNO2 HNO3, ये +3 +5 वाले, फॉस्फोरस के +1 +5 +3 +1, ये इसके ऑक्सीडेशन ऑक्सी एसिड्स हैं। सल्फर के +6 +4, ये इसके ऑक्सी एसिड हैं। हेलोजन के +4 +5 +7 +5 +3 +1, ये इसके ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज कुछ बेसिक रूल्स पढ़े, और अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होता है और सिंपल एनहाइड्राइड क्या होता है, सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, इस तरह से इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे और लिखा जा सकता है Cl2O6, और इसे क्या लिखा जा सकता है Cl2O4। चलो, अब ये तो कुछ बातें हुई, बेसिक बातें। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। वैसे आप एक बात याद रखें, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, थोड़ा सा अपन को आइडिया होना चाहिए कि फॉस्फोरस के जनरली 3 ऑक्सी एसिड होते हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, +5 +3 +1, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड H2SO4 H2SO3, ठीक है, +6 +4, ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन
HNO2 HNO3 +3 +5 ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन या क्लोरीन HClO4 HClO3 HClO2 HOCl। तो क्लोरीन +7 +5 +3 +1। ठीक है, इस तरह के कुछ बस इनको थोड़ा बहुत ऑक्सी एसिड्स के बारे में अपन को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखे, रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स। तो सबसे पहला रूल है फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में फर्स्ट फॉर्म ओनली वन P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। फर्स्ट फॉर्म ओनली वन P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। देन फॉर्म POH bond and if required then at last form pH bond। अगर रिक्वायर्ड है तो लास्ट में pH बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास में H3PO4 H3PO3 और H3PO2, ये 3 ऑक्सी एसिड है। तो सबसे पहले P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और P डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद OH OH और OH। ये ध्यान रखना, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, फिर मैंने जैसे यहाँ H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाया, P डबल बॉन्ड O, POH POH। अब यहाँ ऑक्सीजन एटम खत्म हो चुके हैं, अभी भी मेरे पास हाइड्रोजन बचा है, और हाइड्रोजन बचा है तो फिर मुझे फॉस्फोरस से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा उसे। फिर H3PO2 P डबल बॉन्ड O OH। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया, अभी भी 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन को अपन डायरेक्ट अटैच करेंगे हाइड्रोजन से। तो H3PO4 H3PO2 H3PO3, ये इनके स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाएंगे, फिर OH OH का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, फिर HPH बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और याद रखें, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये बातें अपन केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। चलो, इसके बाद में सेकंड, फॉर अदर ऑक्सी एसिड फर्स्ट फॉर्म MOH बॉन्ड, मैक्सिमम जितने बना सको,
then form M डबल बॉन्ड O बॉन्ड। पहले MOH बॉन्ड बनाओ, फिर M डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनाओ, ठीक है, मैक्सिमम जितने बना सको। एंड स्टिल some oxygen atom remains unbonded या not non bonded and central atom having lone pair then attach oxygen atom by coordinate bond, by coordinate bond. But if central atom, but if central atom does not having lone pair, does not having lone pair, then to attach oxygen atom form MOOH bond और MOOM, ठीक है। चलो इसको तो अपन बाद में देखेंगे। देन फॉर्म, इसको अपन अभी तो ऐसे नोट कर लेते हैं। देन फॉर्म परऑक्सी बॉन्ड, परऑक्सी बॉन्ड मतलब एक्चुअली इसके लिए तो अपन अलग से रूल पढ़ेंगे कि वो MOOH बॉन्ड बनेगा कि MOM बॉन्ड बनेगा, इसलिए अपन अभी तो ऐसा नोट कर लेते हैं। अब ये जो अपन ने लिखा ना, इसका मैं पहले मीनिंग समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4, H2SO3, HNO2, HNO3, यहाँ पर सबसे पहले सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले OH बॉन्ड बनाओ। अब हाइड्रोजन खत्म, इसके बाद ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से अटैच करो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सारे ऑक्सीजन कंज्यूम हो गए, सारे हाइड्रोजन यूज आ गए, सल्फर यूज आ गया और मैक्सिमम 6 बॉन्ड ही बने हैं। तो सिमिलरली सेकंड वाले का सबसे पहले OH बॉन्ड बनाओ, इसके बाद डबल बॉन्ड हो। अब सब एटम खत्म हो गए, सल्फर के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसका मतलब सल्फर के पास क्या रखा है, एक लोन पेयर रखा है। नाइट्रोजन सबसे पहले अगेन OH बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन बच गया तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसके पास एक लोन पेयर बच गया। लेकिन ध्यान रखें नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड पीरियड वालों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसके बाद अब इससे ज़्यादा वो और कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, और ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HNO2 का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ नाइट्रोजन सबसे पहले OH बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। नाइट्रोजन की कोवलेंसी कितनी होती है, 3, नाइट्रोजन की कोवलेंसी कंप्लीट। अब नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता,
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 3 बॉन्ड बन गए, 5 और 3 8 कंप्लीट ऑर्बिट। अभी भी अगर कोई ऑक्सीजन बचा है, मतलब कोवैलेंसी कंप्लीट होने के बाद में भी कोई ऑक्सीजन बचा है अगर, तो वो किससे जुड़ेगा बेटा? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर सेंट्रल एटम के पास क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, हाँ जी। तो यही पॉइंट था, फर्स्ट फॉर्म MOH बॉन्ड, देन M डबल बॉन्ड O बॉन्ड मैक्सिमम, एंड स्टिल सम ऑक्सीजन एटम remains non bonded and central atom having lone pair, central atom having lone pair। ठीक है, अगर इसकी अगर कोवैलेंसी कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट फॉर्म MOH बॉन्ड, देन M डबल बॉन्ड O बॉन्ड, एंड स्टिल सम ऑक्सीजन एटम रिमेन्स नॉन बॉन्डेड, एंड कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम कंप्लीटेड। एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन, एंड कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होती है? मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। एंड कोवैलेंसी of central atom completes, and covalency of central atom एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे और अच्छे से अरेंज करते हैं। अभी जितना करेक्शन करना है कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। remains non-bonded and covalency of central atom completes, क्या होती है कोवैलेंसी? मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी of central atom completes, and central atom having lone pair, then attach then attach non-bonded oxygen atom by coordinate bond. But if central atom does not having lone pair, then attach oxygen atom by peroxy linkage, हाँ जी। जैसे मानो अगर एक एग्जांपल हो रहा है मेरे पास में, एग्जांपल नंबर 5, HNO4। यहाँ नाइट्रोजन सबसे पहले OH बॉन्ड बनाया, फिर डबल बॉन्ड O बनाया। अब नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होती है, ठीक है। अब अभी भी एक ऑक्सीजन बच गया, तो इसे किससे जोड़ेंगे अपन? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दिया। अब अभी भी एक ऑक्सीजन बच गया, तो उससे किससे जोड़ोगे बेटा? उससे पेरोक्साइड बॉन्ड से जोड़ोगे। तो अपन इसको इस तरह से ही जोड़ पाएंगे, ये मतलब है इसका।
ठीक है, ये इसका मीनिंग है। चलो, तो ये अपन ने स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़े, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े। हाँ जी, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, यानी थर्ड रूल। अपन ने 2 रूल पढ़ लिए फॉस्फोरस के लिए, बाकियों के लिए। इफ इन ऑक्सी एसिड, if in oxy acids central atom is central atom are more than 2, central atom are more than 2, more than 1, then अगर ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा है तो पहला पॉइंट, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is less than maximum oxidation state of central atom, maximum oxidation state of central atom, then form M bond. M क्या है यहाँ पर? एक नॉन मेटल है। then form MM bond. B, if oxidation state of central atom is equal to maximum oxidation state of central atom, then form MOM bond. और इसी में सी पार्ट है, if oxidation state of central atom is greater than maximum oxidation state of central atom, then form MOOM bond. बोले तो परऑक्सी बॉन्ड। देखो, ये जो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जब अपन एक्स वाले मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं, एक्स वाले मेथड से, तब जो आती है मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, वरना किसी की एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैक्सिमम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। पर ये वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जो अपन एक्स वाले मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसी में अपन एक पॉइंट और यूज करेंगे, यूज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कॉन्सेप्ट। जैसे अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। H2S2O4, ये मेरे पास कोई एसिड है। सबसे पहले सल्फर, एक OH इधर लगाया, एक OH इधर लगाया, फिर डबल बॉन्ड O बनाया, डबल बॉन्ड O बनाया। आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो +2 + 2x - 8 = 0, x = +3। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 आ रहा है तो मैक्सिमम से बहुत कम है, तो इसमें SS बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे अगला है H2S2O5, यहाँ अगर आप कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाइड्रोजन का एक का +1, दो का +2, +2x - 10 = 0,
x इक्वल टू +4। तो यहाँ इसका +4 आ रहा है जो कि मैक्सिमम से कम है। तो तरीका वही, सल्फ़र सल्फ़र के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा, SO बॉन्ड यानी SS बॉन्ड, ये OH OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और अभी भी एक ऑक्सीजन अगर बच गया तो उसको तरीका तो वही है कि सबसे पहले OH OH, सबसे पहले OH OH, फिर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, बस इतना ही बनेगा। और इसके यहाँ पर SS लिंकेज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का मैक्सिमम से कम है। अगर मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल है H2S2O6, H2S2O6, यहाँ प्लस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा जो कि मैक्सिमम से कम है। तो यहाँ पर अगेन SS, इधर OH, इधर OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, बस सारे आइटम ख़त्म हो गए, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना दो। पर मान लो अगर H2S2O7 ये है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x वाले मेथड से कैलकुलेट करोगे तो +6 आएगा। थोड़ा काम तो खुद भी करोगे ना भाई, ठीक है। ये +2, ये प्लस सल्फर का x एज्यूम कर लो तो 2 का 2x हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। यहाँ पर ये +2, फिर ये 2x हो गया, माइनस का 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। तो ये सल्फर, अब यहाँ सबसे पहले वही दोनों सल्फर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना इक्वल OH OH, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो। अभी एक ऑक्सीजन बच गया तो यहाँ क्या, वो कहाँ आ जाएगा बीच में, और यही रूल अपन ने पढ़ा था। अगर मान लो मैक्सिमम के इक्वल होता है तो वहाँ MOM बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ SOS बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल H2S2O8 होता, अच्छा इसे और क्या बोला जाता है, इसे ओलियम भी बोला जाता है, इसे ओलियम भी कहते हैं अपन। हाँ जी, इसे बोलते हैं मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। अब यहाँ +2 + 2x -16 बराबर 0, x बराबर +7, मैक्सिमम से भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ये सही नहीं है, नॉट ट्रू। जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम से ज़्यादा आए तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, रिमेंबर when oxidation state of any atom is appears या is looks then its maximum oxidation state then its maximum oxidation state then it is not possible and maximum oxidation state of atom
will be its actual oxidation state. Maximum oxidation state of atom will be its actual oxidation state. इस केस में जो एक्स वाला मेथड है वो गलत आंसर देता है, एक्चुअल आंसर इसके स्ट्रक्चर से आता है। चलो, तो इसका सही क्या हो जाएगा? +6। करेक्ट, क्योंकि सल्फर की रेंज ही क्या होती है? -2 से +6 होती है। हाँ जी, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का तरीका, सल्फर सल्फर OH OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी भी 2 ऑक्सीजन एटम बच गए, तो वो कहाँ आएंगे? वो बीच में ही आएंगे। और ये पन्ने पड़ा था, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो उसमें परऑक्सी लिंकेज होगा, MOOM बॉन्ड होगा। तो इस तरह से अपन यहाँ MOOM बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अपन जैसे ये कुछ एग्जांपल्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया। हाँ जी, अब इसी में और एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 6, H2SO5 +2 + x -10 = 0। x इक्वल टू कितना आ रहा है? +8। अरे तो गजब हो रहा है यार। इसे बोलते हैं कैरोज एसिड, इसे कैरोज एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअल में कितना आएगा? +6 आएगा। ये तो नॉट ट्रू, तो मैक्सिमम जो आएगा वही इसका एक्चुअल आंसर होगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे फॉर्मेशन, तो यहाँ आ जाएगा सल्फर, सबसे पहले OH, सबसे पहले OH, फिर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O। अभी भी एक ऑक्सीजन बच गया, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी नहीं है, तो अब उसको कैसे अटैच करेंगे? अपन परऑक्सी बॉन्ड से अटैच करेंगे। तो यहाँ OOOH का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तब जब सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें अपन एक डिस्कशन और करते हैं। ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैविंग SS लिंकेज। सल्फर के किन ऑक्सी एसिड्स में SS लिंकेज होगा? तो यहाँ 2 तरह के एसिड होंगे। एक होता है H2S2O4, या H2S2 की जगह अपन थोड़ा सा जनरलाइज कर लें तो H2SnO4। एक होता है H2SnO6। यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑफ सल्फर, ये कितना आएगा? +3। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर होगा वो होगा +5। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे बोला जाता है थायोनस सीरीज। थायोनस सीरीज, इसे बोला जाता है थायोनिक सीरीज। थायोनस और थायोनिक सीरीज। तो इससे तरीका सिंपल है, सल्फर सबसे पहले OH, सबसे पहले OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सारे ऑक्सीजन खत्म, बाकी सारे ऑक्सीजन कहाँ आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। तो बीच में कितने सल्फर आएंगे? अगर टोटल n है, 2 सल्फर कॉर्नर पर चले गए तो n-2 बीच में आ जाएंगे। सिमिलरली इसका भी यही स्ट्रक्चर हो जाएगा, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सारे ऑक्सीजन खत्म,
रिमेनिंग सारे सल्फर कहाँ रह जाएंगे, बीच में N-2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अपन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे अपने से यहाँ अगर अपने से पूछा जाए कि एस एस लिंकेज कितने हैं, चलो अपन एक दो पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। नंबर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +3 आएगा, इस सल्फर का देखोगे +3 आएगा, बीच में सारे सल्फर का 0 आएगा। यहाँ इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, जैसे इधर ऑक्सीजन का -2 है तो इधर सल्फर पे कितना जाएगा, +2। इधर OH पे कितना है, इस OH पे कितना आएगा, -1, तो इस OH की वजह से सल्फर पे कितना जाएगा, +1। इस तरह से सल्फर पे कितना आ जाएगा, +3। कोने वाले पे भी कितना आ जाएगा, +3, और बीच वाले पे आएगा 0। इस सल्फर पे यहाँ ऑक्सीजन पे -2 तो इस पे +2, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ड्रैग कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे -2 आया तो करस्पॉन्डिंग सल्फर पे +2, और इस OH पे -1, OH ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा -1, सल्फर पे आएगा +1। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इसका भी कितना हो जाएगा, +5, और बीच वाले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। बीच वाले सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। क्लियर है? चले, अब यहाँ नंबर ऑफ SS बॉन्ड अगर अपने से पूछा जाए, SS लिंक कितने हैं, तो जैसे सल्फर अगर 3 थे तो 2 कोने पर आ गए, एक बीच में आ गया, तो SS लिंकेज कितने हो गए, 2। तो 3 सल्फर तो 2 SS लिंकेज हुए ना, 3 सल्फर तो 2 SS लिंकेज हुए, इसका मतलब N-1। और व्हाट इज N, नंबर ऑफ सल्फर एटम। सिंपल है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ सल्फर एटम हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो बीच में सारे उनके 0 ही है, तो ये कितने आ जाएंगे, N-2। थायोनस और थायोनिक सीरीज, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे H2S4O4, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड H2S4O6, तो ये सल्फर, इधर एक OH, इधर एक OH, डबल बॉन्ड हो, ये SS लिंकेज आ गया। अच्छा बचे कितने सल्फर, तो 2 सल्फर बचे, तो वो सल्फर कहाँ आएंगे भाई, बीच में ही आएंगे, तो ये थायोनस सीरीज है। यहाँ इसका कितना आ गया, +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका 0, इसका 0। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, सल्फर इधर आ जाएगा OH, सल्फर इधर आ जाएगा OH, बाकी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, बाकी 2 सल्फर बच गए, वो कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। इन कॉर्नर वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये आ जाएगा +5, इधर वाले का कैलकुलेट करोगे ये भी कितना आएगा, +5, इसका कितना आएगा, 0, इसका कितना आएगा, 0। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन आप मेरे ख्याल से रेडॉक्स चैप्टर में बहुत पढ़ चुके होंगे, बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इसलिए अब अपन यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे किसी एक एग्जाम्पल को थ्रू मैं समझा दूँ, S S S S, इधर आ जाएगा OH, इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH। ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है, इसकी EN ज़्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, सल्फर पे आएगा +2। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे भी आएगा -2, 2 इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगा, सल्फर पे आएगा +2। ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर से ड्रैग करेगा और एक इधर से ड्रैग करेगा, तो इस पे तो -1 आएगा,
जब हाइड्रोजन से ड्रैग करेगा तो हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। जब सल्फर पे ड्रैग करेगा तो सल्फर पे +1 और ऑक्सीजन पे -1। इस तरह से। तो यहाँ कितना आ गया, +5 इस तरह से आता है। अब बीच में ये जो ऑक्सीजन है यह तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है। अगर सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड होता है तो उनके बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है, 0 0। और जैसे उस कॉर्नर वाले पे +5, कॉर्नर वाले पे +5 है तो इस कॉर्नर वाले सल्फर पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब कुछ और स्ट्रक्चर्स अब आप खुद बनाएंगे, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। H2S4 H2, अगला एग्जांपल है H4P2O6 H4P2O6 H4P2O7 H4P2O5। बनाओ इनके स्ट्रक्चर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे तो आप सबसे पहले फॉस्फोरस फॉस्फोरस सबसे पहले डबल बॉन्ड O बनाओगे, डबल बॉन्ड O बनाओगे, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का तो याद है ना आपको, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में सबसे पहले डबल बॉन्ड O बनाते हैं, फिर OH OH बनाते हैं। बाकी सब में पहले OH बनाते हैं फिर डबल बॉन्ड O बनाते हैं। फॉस्फोरस फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो फिर यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा OH, 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा OH। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो यहाँ X आ जाएगा +4, मैक्सिमम से कम आ रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आ जाएगा +5, मैक्सिमम के बराबर आ रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमम से कम आ रहा है। तो अगर यहाँ मैक्सिमम से कम आ रहा है तो इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। यहाँ मैक्सिमम के बराबर आ रहा है तो बीच में एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, POP बॉन्ड। तरीका वही है, सबसे पहले डबल बॉन्ड फिर OH OH। यहाँ पर अब यहाँ मैक्सिमम से कम आ रहा है तो ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। अभी भी ऑक्सीजन बच गया तो अब वो तो बीच में ही आना पड़ेगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है, पर ये तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गए भाई यहाँ। तो दोबारा ट्राई करते हैं इसको अपन। देखो फॉस्फोरस फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक OH एक OH। अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बचा है। अगर 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन होते तो OH OH लगा देते, पर अगर 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे इस तरह से, ठीक है, और एक ऑक्सीजन इनके बीच में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है और सेंट्रल एटम 2 है तो फिर वहाँ MOM बॉन्ड नहीं बन सकता, पर यहाँ बनेगा। ठीक है, ये रूल्स बाद में आए हैं, स्ट्रक्चर पहले आए हैं, ध्यान रखना। तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, आप इसको याद रखेंगे। हाँ जी, तो ये कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स हैं। इसमें अपन जैसे कुछ एग्जांपल और भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे HClO4 HClO3 HClO2 HOCl। वही सबसे पहले Cl, बाकी सब में तो पहले OH लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड हो। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बॉन्ड बना सकते हैं, 7 ही बना रहा है। फिर क्लोरीन, ये आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड हो।
क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया। क्लोरीन या आ जाएगा OH या आ जाएगा डबल बॉन्ड हो। बस अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 4 बचे, इसका मतलब 2 लोन पेयर। और ये HOCl इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ही होता है। तो ये अपन ने कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े, ठीक है ना। चले, चलो इस टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।